गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिससे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें, हम समझेंगे कुछ ह्यूमन एजेस के बारे में कि ह्यूमंस के जो टाइम पीरियड है उसको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, किन किन एज में उन एज की क्या क्या पैमाने थे नापने के कि कौन से ह्यूमन कौन से एज का है और कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए जाते थे। फिर हम समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ-साथ और कौन से शहर, देश या फिर सिविलाइजेशंस थी दुनिया में जिनके साथ इंडस सिविलाइजेशन के ट्रेड भी हुआ करते थे। और इंडस सिविलाइजेशन की खोज करने में कौन से आर्कियोलॉजिस्ट का हाथ था, और इसके कौन से शहर थे, क्या-क्या कल्चर था, क्या रिलीजन था, क्या एग्रीकल्चर, क्या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। ह्यूमन एग्जिस्टेंस के जो इंडिया में सबूत मिले हैं वो 1.4 मिलियन साल पुराने हैं। 1.4 मिलियन ईयर यानी 14 लाख ईयर्स पुराने हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबूत इंडिया में, जो कि बौरी इलाके में मिले गए हैं। बौरी एक महाराष्ट्र में इलाका है, वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबूत मिले। अच्छा, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबूत हैं, ये किसी सिविलाइजेशन के सबूत नहीं है। मतलब ह्यूमन के सबूत होना और सिविलाइजेशन के सबूत होना दो अलग अलग बातें हैं। कि ह्यूमन से पहले जो है आदिवासी भी के रूप में भी रह सकते हैं, हंटर एंड गैदरर्स हो सकते हैं पहले। पर सिविलाइजेशन जो बनी थी इंडिया में सबसे पहली, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो कि 2500 बीसी में स्टार्ट हुई थी। पर उससे पहले भी इंडिया में इंसान रह रहे थे जिसके सबूत बौरी इलाके में मिले हैं 1.4 मिलियन ईयर पुराने। अच्छा, जो ह्यूमन एजिस है, ह्यूमन बीइंग है, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज। और ये स्टोन एज है, इस बात को ध्यान से समझना, ये 99% ऑफ टाइमलाइन को कवर करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की एक टाइमलाइन बनाए, यानी कि जब ह्यूमंस ने पहली बार कदम रखा था अर्थ पे, जब से लेके आज तक के पीरियड को एक टाइमलाइन में रिप्रेजेंट करें, तो उस टाइमलाइन का 99% एरिया स्टोन एज में कवर होगा। स्टोन एज में यानी आदिवासी टाइप जो गुफाओं में रहते हैं, पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, इनको एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं है। और है भी तो आखिरी के एज में, स्टोन एज के लास्ट वाले पीरियड में थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर की भी नॉलेज भी हो गई थी। पर बेसिकली कोई भी मेटल की नॉलेज नहीं है। ब्रॉन्ज एज में ही सबसे पहले मेटल की इन्वेंशन हुई थी, मेटल का पता चला था। सबसे पहला जो मेटल इंसानों ने यूज़ करना शुरू किया था वो ब्रॉन्ज था, जिससे स्टार्ट होती है ब्रॉन्ज एज। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रॉन्ज जो कि एक एलॉय है, एलॉय मीन्स ये दो मेटल्स को मिला के बनाए, ब्रास प्लस टिन को मिला के बना है ब्रॉन्ज। जबकि आयरन ये तो डायरेक्ट मेटल है, प्योर मेटल है, ये कोई एलॉय नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ह्यूमंस ने सबसे पहले ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया, आयरन का इस्तेमाल करना उन्होंने बाद में शुरू किया? इसका सारा खेल है मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस, मेटल की एग्जिस्टेंस तो उन्हें पहले से ही पता थी। आयरन का भी पता था उन्हें, खुदाई में उन्हें मिल गया होगा, आयरन भी मिल गया था, ब्रॉन्ज भी मिल गया था, ब्रास भी मिल गया था। पर प्रॉब्लम यही आती थी कि उसको इस्तेमाल करने के लिए उस मेटल को उसे पिघलाना पड़ेगा, उसको इस फॉर्म्स में लाना पड़ेगा, टूल्स एंड वेपन्स की फॉर्म्स देनी पड़ेंगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। जबकि हमें आयरन की हीटिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है ब्रॉन्ज के मुकाबले। ब्रॉन्ज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसलिए पहले इंसानों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया, ब्रॉन्ज को पिघलाना शुरू किया और उसको पिघला के उसके टूल्स एंड वेपन्स बनाने सीखे। उसके बाद उनके पास टेक्नोलॉजी आई जिससे वो ज़्यादा गर्मी पैदा कर सके, और उन्होंने आयरन को पिघलाने सीखा, आयरन से पिघला के उसके आयरन टूल्स बनाने सीखे। अब वो स्टोन एज जो है, जो कि 99% टाइमलाइन को कवर कर रहा है, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से है पहली पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अच्छा, अब इसका मतलब समझो कि भी ये नाम कैसे रखे जाते हैं।
इसमें लिथिक का मतलब होता है स्टोन, क्योंकि ये स्टोन एज के 3 पार्ट्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड, यानी ओल्ड स्टोन एज। जो पहली पुरानी स्टोन एज थी उसको ओल्ड स्टोन एज कहा गया है। मेसो का मतलब हो गया मिडल, लिथिक अगेन स्टोन, मिडल स्टोन एज। न्यो का मतलब हो गया न्यू, लिथिक अगेन स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। ऐसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है स्टोन एज को। और जो पैलियोलिथिक एज है वो 2 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होती है, 2 मिलियन बीसी से। जो पैलियोलिथिक एज है 2 मिलियन बीसी से 9000 बीसी तक रहती है। और मेसोलिथिक एज रहती है 9000 बीसी से 6000 बीसी तक, जबकि न्योलिथिक एज रहती है 6000 बीसी से 1800 बीसी तक। अच्छा, अब मैंने बता तो दिया आपको कि 2 मिलियन से स्टार्ट होती है, 9000 पे ख़त्म हो जाती है, और ये 6000 से स्टार्ट होती है। पर ये कई, अगर आप 10 किताबें उठाओगे तो हर किताब में आपको ये अलग-अलग डेट्स मिलेंगी। ये टाइम पीरियड हर किताब में आपको अलग मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादा उलझ के मत रह जाना। एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है, कौन कहाँ से हमारी मेसोलिथिक एज स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से न्योलिथिक, ये अलग-अलग हिस्टोरियंस ने डिसाइड किया है। अपने-अपने अलग-अलग पैमाने पे डिसाइड किया गया है, और अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स के लिए अलग-अलग एज डिफाइन करी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हो सकता है कि यूरोप में न्योलिथिक एज जल्दी आ गई हो, जबकि मेसोलिथिक एज छोटी और लेट आई हो। जबकि एशिया में जो है न्योलिथिक जो है लेट आई हो, मेसोलिथिक जल्दी आ गई हो। मतलब ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है। इसमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और ऐसे कोई फिक्स पैमाना नहीं है कहाँ से हमारी पैलियोलिथिक एज, कहाँ से मेसो और कहाँ से नियोलिथिक एज स्टार्ट होती है। पर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इनके फीचर्स जाते हैं, कि पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमन्स थे उनकी क्या पहचान है? उनको कैसे हम पहचान सकते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि ये वाला ह्यूमन पैलियोलिथिक एज में है और ये वाला ह्यूमन न्योलिथिक एज का है। तो इसके लिए उनकी कुछ हैबिट्स पे डिपेंड करता है, उनकी हैबिट्स और उनकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, उनकी समझ पे। जो पैलियोलिथिक एज के ह्यूमन्स हुआ करते थे, वो जो है बहुत ही हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे। वो बस हंटिंग करते थे, गैदर करते थे। उस दौरान जो है धरती पे एक कोल्ड एज आ रखी थी, यानी जब सब कुछ जमा हुआ था, इसलिए इतना ज़्यादा वो ट्रैवल भी नहीं किया करते थे। वो बस आसपास के अपने इलाकों में हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, और स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, अनपॉलिश स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। इसका क्या मतलब हुआ अनपॉलिश और ब्लंट स्टोन टूल्स का, कि अगर एक स्टिक का इस्तेमाल कर लिया, एक गोल पत्थर का इस्तेमाल कर लिया, अगर जो है एनिमल को मारना है तो एक पत्थर उठाया, उसके सिर पर दे मारा, या फिर एक डंडा लिया, डंडे से पीट-पीट के मार दिया। तो ये बेसिकली बेसिक स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि शार्प नहीं होते थे, जो कि पॉलिश नहीं हुआ करते थे। फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज आई। अच्छा, ये भी समझने की बात है, जो होमो सेपियंस, आज के हम होमो सेपियंस, यानी कि जो जेनेटिकली इंसान को आप जानते हैं, जेनेटिकली नेम होमो सेपियंस है। इंसान होमो सेपियंस से पहले और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज में था। एक तो ह्यूमनॉइड होता है। ह्यूमनॉइड मतलब कि भैया 2 हाथ हैं, 5-5 उँगलियाँ हैं, अंगूठा है हमारे पास, 2 आँख हैं, 2 पैरों पे चल रहे हैं, इसे ह्यूमनॉइड फिगर कहते हैं। होमो सेपियंस के अलावा भी और भी कई सारी ह्यूमनॉइड फिगर्स हुआ करती थी, जो कि ह्यूमन के एंसेस्टर्स थे। ह्यूमंस होमो सेपियन बनने से पहले ह्यूमंस कुछ और था, थोड़ा आधा बंदर आधा इंसान सा था। तो जेनेटिकली होमो सेपियन नहीं था वो। जो जेनेटिकली होमो सेपियन सबसे पहले अपीयर हुए दुनिया में, वो लेटर पैलियोलिथिक एज में अपीयर हुए थे। लेटर वेदिक पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस के डीएनए में चेंज आया, मतलब ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स के डीएनए में चेंज आया, और सबने जो है अडॉप्ट करते करते होमो सेपियंस बन गए थे पैलियोलिथिक एज के अंत तक। फिर आती है हमारी मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में उन्हें तो अभी ये तो समझ में आ ही गया था कैसे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, कैसे गुफाओं में रहा जाए, कैसे झुंड में रहा जाए, ये सब तो उन्हें पैलियोलिथिक एज में ही समझ में आ गया था। मेसोलिथिक में उन्हें समझ में आया कि अपने इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ करना है, अपने आस-पास मौजूद जानवरों को कैसे इस्तेमाल करना है,
उनसे दोस्ती कैसे करनी है, उनसे यूज़ कैसे निकालना है। अर्थात उन्होंने मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था एनिमल्स को। और जो माना जाता है सबसे पुराना जो सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था जिस एनिमल को, वो था हमारा डॉग। इससे हमारी एनिमल हस्बेंड्री और या फिर एनिमल्स के साथ रहने को मेसोलिथिक एज का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है। इसके बाद न्यूलिथिक एज आती है। न्यूलिथिक एज में आती ही इंसान में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है। इंसानों को बहुत सारे कुछ समझ में आ जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है, जैसे कि फायर, एग्रीकल्चर, व्हील, ये सब कुछ डेवलप किया गया था नियोलिथिक एज के दौरान। यानी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज का हमको यूज़ आ गया। कैसे आग जलाया जाए, आग से जानवरों को भगाया जाए, कैसे एक पत्थर को गोल कर दिए तो वो उस पर सामान लाद के ले जाया जा सकता है, उसको व्हील बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। और जैसे ही, क्योंकि ऑब्वियसली जब इन्हें एग्रीकल्चर आ गया तो इन्हें टूल्स का भी बेटर इस्तेमाल करना आ गया था। यानी अब ये ब्लंट और अनपॉलिश टूल का इस्तेमाल नहीं करते थे, अब ये शार्प टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अब ये पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल करते थे। मतलब अब ये अपने जो टूल्स हुआ करते थे, इनके जो इनके समय के टूल्स मिले हैं वो घिसे हुए टूल्स मिले हैं, पॉलिश टूल्स मिले, एकदम चमचमाते, एकदम शानदार से टूल्स, नोकीले पहने, ताकि कोई जानवर आए तो सीधा मार दे उसको। डंडों से पीटने की जगह बस एक बार वार करा और वो मर गया। एक पैनी सी नोकीली डंडी से वार किया और वो मर गया। ये होती हैं कुछ फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक एज। ये तो होगी स्टोन एज के 3 पार्ट। इसके बाद हमारी एक चाल्कोलिथिक एज भी आती है। चाल्कोलिथिक एज, जिसको कई जगह ब्रॉन्ज एज भी माना गया है, या फिर कई जगह ब्रॉन्ज एज और स्टोन एज के बीच के ट्रांजिशन पीरियड को भी कहा जाता है। दोनों अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चीज मानते हैं चाल्कोलिथिक एज का। क्यों? क्योंकि चाल्को का मतलब हो गया हमारा ब्रॉन्ज, और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन। तो फिर ये स्टोन प्लस ब्रॉन्ज एज की एक कॉम्बो को कहते हैं। ये जो स्टार्ट होती है ये 1800 BC से 1000 BC तक रहती है। 1000 BC यानी कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद तक भी चारकोलिथिक एज ही रहती है दुनिया में, इंडिया में। और इस चारकोलिथिक एज की जो खासियत है, जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि इसमें ब्रॉन्ज एज का पहली बार इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। ब्रॉन्ज प्लस लिथिक एज, लिथिक यानी पत्थरों के दोनों का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने लोगों ने समझ लिया था कि कैसे मेटल्स का यूज़ करा जाए, मेटल्स जो है कितने ज़्यादा शार्प टूल्स या ज़्यादा शार्प वेपन्स बनाए जा सकते हैं मेटल्स के कारण। और मेटल्स के कारण बहुत एग्रीकल्चर और हंटिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी साइट्स थी पैलियोलिथिक एज की, कौन सी साइट्स थी मेसोलिथिक एज की जो इंडिया में पाई गई हैं। पैलियोलिथिक एज की साइट तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक बोरी जो साइट है महाराष्ट्र में, उसको हम पैलियोलिथिक एज की साइट भी कह सकते हैं। और जो मेसोलिथिक एज की साइट है वो है भीमबेटका। भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स मिली है। ये 9000 BC के आसपास की रॉक रॉक पेंटिंग्स हैं भीमबेटका में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है, ना कि सिर्फ मेसोलिथिक एज के हिसाब से, बल्कि आगे इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ मेसोलिथिक एज को नहीं, आगे आने वाली एज को भी डिपिक्ट कर रही हैं। आगे जैसे न्यूलिथिक एज में भी लोग आते हैं तो भीमबेटका गेव्स में जाके अपनी पेंटिंग्स बना देते हैं। तो ये एक कॉमन साइट्स भी कह सकते हैं, पर इसमें सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स पाई गई हैं वो मेसोलिथिक एज की पेंटिंग्स पाई गई हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि स्टार्ट हुई थी 2500 BC में, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नहीं है। इसके समय में और भी कई सारी सिविलाइजेशन दुनिया के कोने कोने में, या फिर बेसिकली हम बोले तो एशिया के कोने कोने में आई थी। एशिया में ही सबसे पुरानी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, एशिया और कुछ नॉर्थन अफ्रीकन रीजन में। जो पुरानी सबसे सिविलाइजेशंस हैं कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा, वो हैं पहली मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, दूसरी इजिप्ट की, तीसरी चाइनीज, और चौथी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। और जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन हुआ करती थी वो सभी किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे या फिर
बड़ी नदी के डेल्टा के किनारे बसी होती थी। क्यों? क्योंकि इन्हें एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशंस होती थी। उस समय कोई ट्रेड वेड तो होता नहीं था, ना ही कोई सड़कें होती थी, जंगलों के बीच में से कहाँ से सड़कें निकालें। जो भी ट्रांसपोर्ट होता था वो बोट के ज़रिए नदी के किनारे-किनारे, नदी के साथ-साथ चलता था इनका ट्रांसपोर्ट। और जो भी ह्यूमन की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर होती है, फील्ड में भी एग्रीकल्चर करने के लिए वाटर चाहिए, इन्हें अपने डेली यूज़ के लिए भी वाटर चाहिए, इसलिए सभी बड़ी सिविलाइजेशन किसी बड़ी नदी के किनारे बसी हुई हैं। जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ये जो टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई है, टिग्रिस नदी के किनारे हुई है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे बसी है। और चाइनीज सिविलाइजेशन वैंग हो के किनारे बसी है। वैंगो, जिसको कई बार येलो रिवर भी कह देते हैं, इसलिए चाइनीज सिविलाइजेशन को कई जगह येलो सिविलाइजेशन भी बोला गया है। वैंगो को जो है येलो सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। और ये तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में बसी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है इजिप्ट में बसी थी नाइल नदी के किनारे, और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ये जो इराक और ईरान का एक रीजन है, वहाँ पे दो नदियों का डेल्टा है, वो उस डेल्टा में बसी थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, प्रेजेंट डे के ईरान और इराक वाले रीजन में। तो ये तो हो गए हमारी, और ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडस नदी के किनारे बसी थी। ये जो इंडस नदी या फिर सरस्वती नदी के भी किनारे बसी थी, सरस्वती नदी जो प्रेजेंट डे में कभी मिली नहीं, इसको बस हमें जो रिकॉर्ड्स थे अपने, जो हमारे हिंदू लिटरेचर में लिखा गया है सरस्वती नदी के बारे में, उसी से पता चलता है कि एक सरस्वती नदी थी इंडिया में, जिसके नाम पे, जिसके आसपास बड़े बड़े शहर बसे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसलिए कई जगह इसको सरस्वती सिंधु घाटी भी कहा गया है, सरस्वती सिंधु वैली सिविलाइजेशन भी कहा गया है। इसके तीन नाम हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा सरस्वती सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, और तीसरा हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों है मैं इसका नाम? क्योंकि जो सबसे पहली जो साइट खोजी गई थी, सबसे पहला जो इनका शहर खोजा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हड़प्पा हड़प्पा शहर था, जिसके नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी खोज जो है ये ब्रिटिशर्स के टाइम्स में करी गई थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के से पहले ऐसे कोई भी पक्के सबूत नहीं थे कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी, और अगर कोई सिविलाइजेशन थी तो उसके बारे में क्या उनका कल्चर था और कहाँ कहाँ पे उनके शहर थे। ऐसा कोई भी सबूत इंडियंस को या फिर इंडियन लिटरेचर में इतने ज़्यादा डिटेल में बताए नहीं गए हैं। ये जब किसी अंग्रेज को यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिलने स्टार्ट हुए तो उसने सोचा, अरे ये क्या है आर्टिफैक्ट्स, इतने पुराने आर्टिफैक्ट्स। उस समय तो पूरे दुनिया में आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, इजिप्ट में भी आर्टिफैक्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, वहाँ पे मम्मी और पिरामिड्स की खोज होनी स्टार्ट हो गई थी। वैसे ही जब इंडिया में मिले तो वो एक्साइटेड हो गए, और यहाँ पे खोज करने की एक होड़ सी स्टार्ट हो गई थी, जो कि जिसको की खोज करने के लिए एएसआई का गठन किया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एएसआई ऑर्गेनाइजेशन आज भी इंडिया में प्रेजेंट है। ये बनाई तो अंग्रेजों के समय में गई थी, पर ये आज भी प्रेजेंट डे इंडिया में इसका वजूद है, और आज इसके हेड इंडियंस होते हैं, उस समय इसके हेड अंग्रेज या फिर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। इनके जो सबसे पहले हेड थे, जिन्होंने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज या फिर उसकी खुदाई करवानी स्टार्ट करी थी, वो अलेक्जेंडर कनिंगन थे। अलेक्जेंडर कनिंगन, जो कि फाउंडर ऑफ एएसआई या फिर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एएसआई भी थे। इन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की खोज करवाई थी। पर इन्होंने जो खोज करवाई थी वो किसी कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। कोई भी बड़ी बड़ी मशीनें लेके नहीं आए थे, बुलडोजर वुलडोजर लेके नहीं आए थे। ये बस लोगों को बोल दिया चलो खुदाई करना स्टार्ट कर दो, जो जो शहरों को एक्सकवेट करो, ऊपर ऊपर से आसानी से जो जो सामान मिल जाए उसको निकाल लो। फिर उसके बाद जो पहली बार मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ इंडिया में खुदाई करी थी, वो जॉन मार्शल ने करवाई थी। जॉन मार्शल जो पहली बार मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेके आए, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आए थे इंडिया में खुदाई करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। और जाहिर सी बात है, जब ये पहले मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही थी इन्हें। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे रखा जाए, कैसे इसको एब्जॉर्व किया जाए। इससे कुछ ना कुछ गलतियाँ होनी जो है जायज़ है इनसे। इनसे क्या गलती हो गई थी
कि जैसे ये खुदाई करवा रहे थे, ये मान लो अर्थ का एक पोर्शन है जहाँ पे इन्होंने खुदाई करवानी है। इसमें अलग-अलग सॉइल्स की लेयर्स हैं और हर सॉइल की लेयर में कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट्स दबे पड़े हैं। कहीं पे जो है किसी का स्कल पड़ा है किसी जानवर का, कहीं पे कोई शहर बसे हुए पड़े हैं, तो कहीं पे कुछ बसा हुआ है। इन्होंने जब खुदाई करवानी स्टार्ट की, तो इन्होंने अच्छे से खुदाई करवाई थी वैसे तो, कोई भी आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय ना हो इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखा था। पर उनको कलेक्ट करते समय सभी आर्टिफैक्ट्स को एक साथ रख दिया। ऐसे इन्होंने डेप्थ नहीं देखी, कौन-सा आर्टिफैक्ट कितनी डेप्थ में मिला है। उससे इनका टाइम पीरियड जो है लूज़ हो जाता है। हमें ये नहीं पता चलता कि ये आर्टिफैक्ट जो है मेसोलिथिक एज का है या फिर ये आर्टिकल जो हमें मिला है, ये टूल्स जो मिला है, वो नियोलिथिक एज की है। बेसिकली टाइम पीरियड का नहीं पता चलता हमें, इनके दौरान जो उन्होंने जहाँ-जहाँ खुदाई करवाई थी उस जगह का। फिर उसके बाद हमारे व्हीलर आते हैं। व्हीलर जो कि थर्ड चेयरमैन ऑफ एएसआई थे। जॉन मार्शल सेकंड चेयरमैन ऑफ एएसआई थे और फिर व्हीलर थर्ड चेयरमैन आते हैं। और ये जो है मॉडर्न टेक्निक, बेटर टेक्निक के साथ आते हैं। ये अब जो जॉन विल मार्शल ने गलती करी थी, उससे लेसन लेते हैं और उसके बाद ये गलती कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होती है इंडियन हिस्ट्री में। और जितने भी आर्टिकल्स मिलते हैं, उनको बेटर टेक्निक के साथ और पूरी डेटिंग, कार्बन डेटिंग वेटिंग के साथ अच्छे से कैटेगराइज़ किया जाता है। इसके बाद कुछ इंडियंस भी हैं जिन्होंने पर्टिकुलर शहर खोजने में या फिर उसके जो कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उन स्पेसिफिक इंडियंस को और उनके स्पेसिफिक शहर में योगदान को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम उस शहर के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब हम कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर के बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे पहली साइट मिली थी वो थी हड़प्पा। जो पहला सबसे बड़ा पहला शहर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हड़प्पा का। हड़प्पा जिसका मीनिंग होता है ग्रेट वॉल सिटी, क्योंकि जब पहली बार इसको मिला तो उन्होंने देखा कि ये जो सिटी है ये चारों तरफ से वॉल से घिरी हुई है। ये एक्चुअल में जितने भी शहर हैं, ये हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर हैं, हम सभी शहरों के बारे में पढ़ेंगे। और उन सभी शहरों में जो है बाउंड्री हो रखी थी दीवार से, फोर्टिफाइड वॉल हुआ करती थी और दो भागों में डिवाइड हुआ करते थे इनके शहर। पहला दो भागों में कह लो या फिर दो सिटेडल्स में कह लो। दो सिटाडेल्स में पहले अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल। जो अपर सिटाडेल है वो थोड़ा ऊंचा हुआ करता था और माना जाता है कि वहाँ पे जो है अमीर लोग या फिर रॉयल लोग रहा करते होंगे, और लोअर जो कि बड़ा इलाका होता था, बड़ा इलाका, तो हो सकता है यहाँ पे आम जनता जो है नीचे इलाके में रहती होंगी, क्योंकि जब पानी भरेगा तो ऊपर के इलाके में कभी भी पानी नहीं पड़ता था, वो भी पानी आता था नीचे चले जाता था। वैसे तो यहाँ पे तो इन सभी साइट्स पे वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे। इन सभी साइट्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे उनमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम होता था, और वो जो ड्रेनेज बनी होती थी वो ग्रेफाइट या फिर चूने चूना की बनी होती थी। ग्रेफाइट या फिर चूने की वो जो है नालियाँ या फिर या फिर ड्रेनेज सिस्टम बना होता था, और उसके ऊपर पत्थर के या फिर बेक्ड ब्रिक्स के जो है लगाए जाते थे, ढका जाता था उन्हें ब्रिक्स से। और मैनहोल्स भी बनाए जाते थे इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो मतलब बेसिकली जैसे जो भी मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न टाइम्स में ड्रेनेज सिस्टम होता है, वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम, वैसे कुछ कुछ ड्रेनेज सिस्टम इनके समय में भी होता था। और जो हड़प्पा जो सिटी मिली है वो रावी नदी के किनारे मिली है। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिली है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ये 1921 में मिली थी। इसकी खोज जो है डीआर सैनी ने करी थी। आप इनको वैसे डीआर का मतलब कुछ और, उनकी फुल फॉर्म डीआर की इनके फुल नेम है, पर आप डॉक्टर सैनी से नाम याद करो, आपको याद करने में आसानी होगी। हड़प्पा की खोज करी थी डॉक्टर सैनी ने। ये डॉक्टर सैनी है नहीं इसका नाम, ये डीआर शॉर्ट फॉर्म है इनके नाम की, पर याद करने के लिए आसानी रहती है। डॉक्टर सैनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज करी थी। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कई बार कि इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो कि सबसे पुरानी सबसे पहली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज करी गई थी, उसमें क्या-क्या मिला था? क्या आर्टिफैक्ट्स मिले थे? तो उसमें काफ़ी सारे टेराकोटा के मूर्तियाँ मिली थी। टेराकोटा मतलब
कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी गीली मिट्टी के जो मूर्तियाँ या फिर कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको उसके बाद में भट्टी में गरम कर डालते हैं ताकि वो सख्त हो जाएँ। उनको टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। टेराकोटा के पुतले या फिर टेराकोटा के आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पुराने समय में जो मेटल के आर्टिफैक्ट्स भी होते थे इनके समय में, पर वो सबको तो मिल नहीं सकते थे। हर कोई अपने मेटल की मूर्ति तो बना नहीं सकता था। हर कोई अपने घर में डेकोरेशन के लिए या फिर किसी अनुष्ठान के लिए मेटल की मूर्तियाँ नहीं बना सकता था, इसलिए वो टेराकोटा या फिर गीली मिट्टी की मूर्तियाँ बना के उसको गर्म करके बेक करके काम चला लिया करते थे। और यहाँ पे 6 ग्रेनरीज़ मिली हैं। 6 ग्रेनरीज़ या फिर जिसको हम कह सकते हैं 6 जो है अन्न के भंडार मिले हैं कि 6 जगह 6 छोटे-छोटे अन्न के भंडार मिले हैं जहाँ पे वो जो अपने एग्रीकल्चर यील्ड होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, व्हीट या फिर बार्ले जो भी उनकी क्रॉप होती थी उसको स्टोर कर सकें उन 6 इलाकों में। और यहाँ पे ये पाया गया है कि एक पूजा जो होती थी वहाँ पे योनि और लिंगम की पूजा के अवशेष मिले हैं। इन्हें मूर्तियाँ मिली हैं योनि और लिंगम की पूजा के। और डांसिंग गर्ल भी मिली है यहाँ पे। डांसिंग गर्ल यहाँ पे स्टोन की डांसिंग गर्ल मिली है। हम समझेंगे मोहनजोदाड़ो में जो ब्रॉन्ज की मिली थी, यहाँ पे स्टोन की डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू मिला है। उसके बाद दूसरी साइड से हमारी आ जाती है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो कि आपने अपनी मूवी में भी देखा होगा, ऋतिक रोशन की जो मूवी आई थी एक बार मोहनजोदाड़ो पे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट उसमें वर्णन किया गया था मोहनजोदाड़ो का। बल्कि आखिर में जब वो दिखाते हैं कि मोहनजोदाड़ो में फ्लड आ जाती है, इन आर्कियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कि वो मोहनजोदाड़ो जो है फ्लड के कारण ही तबाह हो गया था। ये जो मोहनजोदाड़ो ये इंडस के किनारे है, ये भी पंजाब के पाकिस्तान वाले एरिया में है और ये 1922 में आई थी और इसकी खोज जो है आर डी बैनर्जी ने करी थी। देखो जो ये हड़प्पा की खोज करी थी डियार सैनी ने और जो ये मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी आर डी ने। इसको अगर रिप्लेस कर दे हम तो आर डी ने। अगर आपको इसको बिल्कुल ही ऐसे सीक्वेंस में याद करोगे कि पहले हड़प्पा फिर मोहनजोदाड़ो और ये ऐसे इसको मैप में अपने दिमाग में ऐसे मैप से बना लोगे तो आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली थी, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिली थी वो थी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बेसिकली एक नहाने की पब्लिकली नहाने की एक जगह होती है जहाँ पे जो कोई रिलीजियस अनुष्ठान हो, जैसे आज हम गंगा में डुबकी लगाते हैं वैसे ही हो सकता है कि वहाँ पे इस ग्रेट बाथ में सब पब्लिकली डुबकी लगाते हो किसी रिलीजियस इवेंट पे। और यहाँ पे जो दोनों तरफ से जैसे कि अगर ये ग्रेट बाथ है तो दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जा रही हैं एंट्री लेने के लिए या फिर एग्जिट लेने के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं। और जो है इस ग्रेट पाथ में ये भी कुछ रूम्स भी मिले हैं साइड में जिनको माना गया है कि ये चेंजिंग रूम्स होंगे कि भाई फीमेल्स का अलग मेल्स का अलग चेंजिंग रूम है कि यहाँ पे अपने कपड़े बदल लो और फिर उसके बाद डुबकी लगा लो ग्रेट बाथ में या फिर रिलीजियस बाथ जो भी इनका पर्पस होगा उस समय। और यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, वहाँ पे स्टोन की मिली थी, यहाँ पे ब्रॉन्ज की मिली है। और ये मोहनजोदड़ो की साइट थे, ये सबसे ज़्यादा डेवलप साइट मानी जाती है जितनी भी आगे जाके भी साइट्स मिलती हैं हमें हड़प्पा की या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो उनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप मोहनजोदड़ो की साइट्स है। कई किताबों में ये भी लिखा है कि मोहनजोदड़ो की साइट सबसे बड़ी है, पर ये पुराना फैक्ट हो गया। उसके बाद जब राखीगिरी की साइट मिली थी तो पता चल तो राखीगिरी की साइट मोहनजोदड़ो से भी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए राखीगिरी सबसे पुरानी साइट सबसे बड़ी साइट है और मोहनजोदाड़ो सबसे डेवलप्ड साइट है। याद रखें हड़प्पा सबसे पहली साइट है, मोहनजोदाड़ो सबसे डेवलप है, राखीगिरी सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे डांसिंग गर्ल में थी, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला था, यहाँ पे बियर्डेड मैन मिला था। बियर्डेड मैन या फिर प्रीस्ट यानी एक दाढ़ी वाला आदमी। ये माना गया क्योंकि ये जो है ब्रॉन्ज का स्टैचू है इसका, इसलिए ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट
प्लेस रखता होगा सोसाइटी में। हो सकता है कोई पुजारी हो या फिर राजा हो या फिर कोई राजा का बेटा प्रिंस या फिर कुछ भी ऐसा कोई आदमी हो ये। और इस यहाँ पे ग्रीनरी भी मिली है। जो पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आया है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग क्या मिली है, सबसे बड़ा आर्किटेक्चर क्या मिला है, तो वो ग्रीनरी है। यहाँ पे बहुत बड़ी ग्रीनरी मिली है, जो ग्रेट बाथ या फिर इनके शहरों से भी ज़्यादा बड़ी ग्रीनरी थी। यहाँ पे देखो, हड़प्पा में तो 6 ग्रीनरीज मिली थी, पर 6 की 6 छोटी-छोटी ग्रीनरीज थी। जबकि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में 1 ग्रीनरी मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद हम अपनी थर्ड साइट की बात करेंगे। थर्ड साइट जो कि हमारी कालीबंगन है। कालीबंगन जो कि राजस्थान के एरिया में, राजस्थान में हनुमानगढ़ की एक सिटी है, वहाँ पे कालीबंगन साइट है। कालीबंगन, जैसे कि आप नाम से ही समझ के होंगे, ब्लैक बेंगल। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ मिली थी वो थी ब्लैक बेंगल्स, जिसके नाम पे इस साइट का नाम दिया गया। जैसे हम देखेंगे हड़प्पा में बड़े बड़े जो है दीवारें पाई गई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया। सिटी ऑफ ग्रेट वॉल्स मोहनजोदारो भी, मोहनजोदारो क्योंकि यहाँ पे मोहनजोदारो का मतलब होता है माउथ ऑफ डेथ। डेथ या फिर कंकाल का पहाड़, लाशों का पहाड़। यहाँ पे काफी सारे जो है मृत शरीर पाए गए थे, काफी सारे मम्मीफाइड शरीर या फिर लोगों, उस समय के लोगों के अवशेष पाए गए थे, इसलिए इसको मोहनजोदारो नाम दिया गया, माउंट ऑफ डेथ यानी मोहनजोदारो। कालीबंगन, ब्लैक बेंगल, यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स पाई गई थी, इसका इसका नाम रख दिया ब्लैक बेंगल। अर्थात जो भी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, जैसी जैसी चीज़ें मिली थी, उसी चीज़ों के बेसिस पे उस साइट्स का, उस शहर का नाम रख दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये गनीमत है कि इन्होंने हिंदी में रखा, वरना तो हमें याद भी नहीं रहता अगर कुछ अंग्रेजी में वो नाम रख देते तो। और ये जो कालीबंगन है, ये एक घोस्ट ने डिस्कवर करी थी। और यहाँ पे एक ब्लैक बेंगल्स के अलावा 7 फायर अल्टर्स भी मिले थे। फायर अल्टर्स, अल्टर्स का मतलब होता है हवन कुंड। उस समय भी जैसे आज हिंदुइज्म में आग की जो है हवन करे जाते हैं और अग्निदेव की पूजा करी जाती है, ऐसा माना जाता है कि उस समय में भी अग्निदेव की या फिर पूजा करी जाती थी, या फिर अलग अलग मौकों पे अलग अलग उन अनुष्ठानों में हवन कुंड चलाया जाता था। और चौथी साइट आती है हमारी चानूर। अच्छा, ये कालीबंगन को सबसे अंडर डेवलप्ड साइट भी माना गया है, क्योंकि यहाँ पे एक भी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला। जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर अगली हमारी चानूदारो, इन सभी इलाकों में वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम मिला है हमें। अच्छे से जो है एक अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जो है पाइप बना दी गई है चूना से और ग्रेफाइट से, अच्छे से वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम है। जबकि कालीबंगन में एक भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है। और यहाँ पे फील्ड मिली है हमें, सबसे पुरानी फील्ड कहते हैं कि जो सबसे पुरानी फील्ड है वो कालीबंगन की ही फील्ड है, क्योंकि बाकी जो कुछ जगह इतनी ज़्यादा जो कार्बन डेटिंग से करी गई है, वो कालीबंगन की फील्ड्स को सबसे पुरानी फील्ड्स माना गया है। इसके बाद हमारी चौथी साइट आती है चानूदारो। चानूदारो जो कि बाकी सभी साइट से थोड़ी अलग थी। इसमें क्या अलग था कि चानूदारो में एक भी सिटाडेल नहीं पाया गया है। सिटाडेल, जिसको मैंने बताया था कि सिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। यहाँ पे नो सिटाडेल है, एक भी सिटाडेल नहीं पाया गया। नो सिटाडेल वाज फाउंड इन चांदारो, और चांदारो को माना गया है कि ये एक फैक्ट्री थी उस समय की। यहाँ पे जो है ऑर्नामेंट्स, बीड्स, मोती, ये इन सब की फैक्ट्री हुआ करती थी चानुदारो में। और यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिली है, यहाँ पे लिपस्टिक भी मिली है एक, तो उस समय में भी लिपस्टिक का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे इंक पॉट भी मिला है। बेसिकली ये सब कुछ फैक्ट्री से जुड़ा केमिकल वेमिकल से सामान मिला है। इंक पॉट मिली है और लिपस्टिक मिली है, कोई भी सिटाडेल नहीं मिला, ये सब फैक्ट्री से जुड़ा सामान पाया गया था। और इसकी जो खोज करी थी चानूदारो की, वो मजूमदार ने करी थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है,
पर हम कुछ और भी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में भी हम समझेंगे उन साइट्स में क्या-क्या डिटेल में मिला था। इस वीडियो में हम टोटल 8 साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने 4 साइट्स अपनी कवर कर दी थी, ये बाकी की हमारी 4 साइट्स हैं जिनमें लोथल, धोलावीरा, रूपर और राखीगीरी आते हैं। ये लोथल ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ये मतलब थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारी हड़प्पा है, फिर मोहनजोदारो है और थर्ड नंबर पे हमारी लोथल साइट आ जाती है। इस लोथल साइट की लोथल साइट जिसकी खोज राव ने की थी, हमारे प्रोफेसर राव ने, और ये गुजरात में साबरमती के नदी के किनारे बसा एक शहर है। गुजरात में साबरमती के किनारे उस समय में ये शहर बसा होगा और साबरमती के जरिए जरिए ये सी में भी चले जाते थे। सी के जरिए ये मेसोपोटामिया और हमारे चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड होते थे। इनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स है वो जो है कई जगह, कई सारी सील जो है हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलती है और कई मेसोपोटामिया की सील इंडिया में ये इन जगहों पे इन साइट्स पे देखने को मिलती है, जो कि दर्शाता है कि इनका ट्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड हुआ करता था बाकी सिविलाइजेशन के साथ। और क्योंकि ये पोर्ट सिविलाइजेशन पोर्ट शहर है लोथल, तो यहाँ पे एक डॉक यार्ड मिला है। और जो डॉक है ये जो डॉक है ये पत्थरों के नहीं बने होते थे, जैसे कि टेम्पल्स होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं इंडिया में। पर ये डॉक और इनके जितने भी घर होते हैं ये पत्थरों के नहीं, ये ब्रिक्स के बने होते थे। क्ले से ये ब्रिक्स बनाते थे, उसको भट्टी में जलाते थे और उसी भट्टी में जली हुई बेक ब्रिक्स से ये अपने घर या फिर डॉक बनाते थे। जो जैसे कि हम आज भी ईंटें बनाने का यही सिस्टम है कि जो है क्ले से पहले ईंटों का शेप दो, उनको भट्टी में जलाओ और उससे घर बनाओ। आज भी यही सिस्टम है, उस समय भी यही सिस्टम था। इतने ज़्यादा डेवलप हो गए थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। फिर डॉक मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बरियल मिला है जिसमें मेल और फीमेल का एक साथ बरियल मिला है। तो हो सकता है कि ये मेल और फीमेल जो है उस समय के प्रेमी प्रेमिका हो, या फिर उस समय इन कोई विवाहित जोड़ा हो, कोई भी रीजन हो, इन दोनों का बरियल साथ में मिला है हमें। और यहाँ पे राइस भी मिली है, राइस के भंडार मिले हैं, जिससे वो हमें दर्शाता है कि उस समय राइस की खेती हुआ करती थी, राइस का कंजम्पशन हुआ करता था। और लोथल को कई जगह अंग्रेजों ने मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला है। मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा हुआ हमारा? लोथल। लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि लोथल में काफी ज्यादा कॉटन ट्रेडिंग के सबूत मिले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोथल जो है हमारा टी पॉट पे है था, टी के किनारे बसा एक शहर था, तो ये ट्रेडिंग एक्सटेंसिव ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ करता था और कॉटन ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व हुआ करता होगा, जिसके कारण इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का खिताब भी मिला है। यहाँ पे एक टेराकोटा शिप भी मिला है, टेराकोटा का या फिर खिलौना सा छोटा सा शिप मिला है, भट्टी में जला हुआ मिट्टी का बना हुआ शिप। और यहाँ पे एक फायर एल्टर्स भी मिले हैं। एक तो फायर एल्टर्स हमें कालीबंगन में देखने को मिलते हैं, 7 फायर एल्टर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फायर एल्टर्स मतलब हवन कुंड। और लोथल में भी हमें फायर एल्टर्स या फिर हवन कुंड देखने को मिलते हैं। अगली हमारी साइट आती है धोलावीरा। धोलावीरा जो कि रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में ही, ऑफ कोर्स रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ है धोलावीरा गुजरात में। और यहाँ पे क्या क्या अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, वो है यहाँ पे ये सबसे अलग साइट थी। जैसे बाकी जगह पे 2 सिटाडेल हुआ करते थे, ये एक लौती साइट थी धोलावीरा जहाँ पे 3 सिटाडेल देखने को मिलते हैं। यानी पहले तो सबसे हाई सिटाडेल, फिर मीडियम सिटाडेल और आखिर में लोअर सिटाडेल। ऐसे 3 सिटाडेल देखने को मिलते हैं हमें धोलावीरा में। और ये बहुत ही ज़्यादा पानी के लिए अच्छी जगह थी, मतलब यहाँ पे वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम था, वाटर स्टोरेज थी यहाँ पे, जो वाटर टैंक्स में स्टोर करने पे देखने को मिलती है हमें धोलावीरा में। देखो रन ऑफ कच्छ में है,
या आपको जानते हो गुजरात के रन ऑफ कच्छ का एरिया कैसा है, बहुत ही सूखा सा एरिया है, वहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, तो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना जरूरी था। यहाँ पे एक डैम भी देखने को मिलता है हमें, डैम, वाटर रिजर्वोयर, इरिगेशन फैसिलिटीज, सब कुछ देखने को मिलता है हमें धोलावीरा में, जो कि दर्शाता है धोलावीरा भी एक काफी ज्यादा डेवलप्ड साइट थे। फर्स्ट साइट जो कि पंजाब एरिया में है, इंडिया के पंजाब वाले प्रांत में ऊपर साइड आप देखोगे, ये चारों के चारों साइट इंडिया के एरिया में ही पाई गई हैं, जबकि वो पुरानी जो चारों थी वो सारी की सारी जो है पाकिस्तान के एरिया में पाई गई थी, और ये चारों इंडिया में पाई गई हैं। और ये रूपर है, पंजाब में है। इसकी क्या खास बात है, यहाँ पे एक बरियल मिला है डॉग और ह्यूमन का, ह्यूमन और डॉग का। हमारी धोलावीरा में जो हमारी लोथल में तो मेल और फीमेल का बरियल मिला था, जबकि रूपर में मिला है मेल और डॉग का। हो सकता है कि वो मालिक है और उसका पेट डॉग पेट हो, तो दोनों को मरने के बाद एक साथ ही दफना दिया, दोनों की हो सकता है एक साथ मृत्यु हो गई हो, तो एक साथ दफना दिया कि आफ्टर लाइफ में एक साथ मिलेंगे। अब में ये भी देखने को मिलता है कि इन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे, स्पेल्स एंड मैजिक्स में बिलीव किया करते थे, और नेचर को पूजा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये हमारी आखिरी राखेगिरी, इसके बारे में तो एग्जाम में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे बड़ी साइट है और सबसे लेटेस्टली डिस्कवर्ड साइट भी है। सबसे आखिरी में यानी 1997 में इसको डिस्कवर किया गया था राखीगढ़ी को। इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी खास, इतना कुछ खास मिला नहीं है। जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ पहले ही मिल चुका, कि टेराकोटा के हमें जो है आर्टिफैक्ट्स भी मिल गए, फायर एल्टर्स भी मिल गए, और इस एरिया में कुछ खास, इतना कुछ खास नहीं था। बाकी जो इनके घर हुआ करते थे वो डबल फ्लोर घर हुआ करते थे, डबल फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जो कि ब्रिक्स के बने हुए थे, बेक्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। हर जगह जो है बहुत ही वेल डेवलप्ड जो है सैनिटेशन सिस्टम हुआ करता था, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। और यहाँ पे जो इनके देवी देवता होते थे उनमें से दो प्रमुख हैं। पहला तो है एक मेल गॉड, जिसको शिव के समान माना गया है, जिनको माना गया है कि वो शायद शिव है, क्योंकि उनके जो अपीयरेंस है वो शिव जैसी देखने को मिलती है हमें। इन्हें पशुपति भी कहा जाता है, पशुपति या फिर शिव इनके पूजनीय गॉड्स थे। और एक मदर फिगर भी देखने को मिलती है, मदर गॉडेस, जो कि एम्ब्रियो से पेड़ उगते हुए एक फिगर है। एम्ब्रियो यानी एक फीमेल गॉडेस के एम्ब्रियो से पेड़ उगता हुआ, ऐसी फिगर भी पाई गई हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे फीमेल गॉडेस की भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पूजा करी जाती है। तो हो सकता है कि ये पशुपति हो हमारे शिव, और वो हो पार्वती, जिनको नेचर गॉड ऑफ नेचर भी कहा जाता है हिंदुइज्म में। बाकी इनके जो कुछ प्रमुख एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जो वो हमें सील्स पे मिलते हैं। सील क्या होती है कि ये मेटल के छोटे छोटे स्क्वायर या फिर गोल्ड पीसेस होते हैं, इन पे एंग्रेव करा जाता है, इन पे छापा मारा जाता है कोई सिंबल का। जैसे कॉइन होता है, कॉइन पे छापा मारा जाता है, वैसे ही ये कॉइन से साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इन पे छापा मारा जाता है। और इनका इस्तेमाल कॉइन्स के तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि इनका इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्टेटस सिंबल के जरिए, कि भाई मैं जो रॉयल आदमी हूँ तो फिर मैं अपनी सील दिखाऊंगा, देखो मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे अपर सिटीजन में जाने दो। और मैं दिखाऊंगा छोटी सी सील, मुझे जो मिडल सिटीजन में जाने दो। ऐसे ही इन्हीं सीलों से पता चलता है कि आदमी कौन सी जो है कैटेगरी में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है सोसाइटी में। जो अलग अलग सील्स देखने को मिलती है, उनमें से सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलती है यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील हमें सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। एक सींगा बैल या फिर एक सींगा घोड़ा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये बात याद रखना, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े नहीं आए थे, घोड़ों की इनको नॉलेज भी नहीं थी। थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ था, वो बाद में हुआ था जब आर्यंस लेके आए थे, आर्यंस को घोड़ों की नॉलेज थी। इन्हें घोड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, घोड़ों जैसे कोई जीव भी होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। जो इनकी सील्स मिली थी वो थी, एक तो यहाँ पे पीपल का पेड़ मिला था,
पीपल के पेड़ की भी सीड मिली थी, जो कि दर्शाता है कि ये पेड़ों की पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। आज भी हिंदुइज्म में पीपल के पेड़ की पूजा करी जाती है। वहाँ यूनिकॉर्न की सीड्स मिली थी सबसे ज़्यादा, राइनो की सीड मिली थी, बुल की सीड मिली थी। ये सब कुछ और एक डॉग पक्षी होता है, वो भी वहाँ का इम्पोर्टेंट पक्षी बर्ड मानी गई है डॉग को। ये कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स और इम्पोर्टेंट सील्स हैं वहाँ की। और जो एक सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट सील मानी गई है वो है पशुपति पशुपति सील। इसमें क्या है, एक योगी पोजीशन में पशुपति नाम के इनके देवता है, जो कि हो सकता है शिव हो, और उनके चारों तरफ 4 एनिमल्स हैं। वो 4 एनिमल्स कौन से हैं? पहला बुल है, दूसरा राइनो, टाइगर, एलिफेंट। टाइगर और एलिफेंट भी देखने को मिलते हैं। और इनकी जो स्क्रिप्ट पाई गई है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक यानी फोटो बेस्ड इनकी जो लिपि है, बोल इनके जो लिखने का है स्टाइल, वो पिक्टोग्राफिक है। और इनसे सबसे पॉपुलर जो पिक्चर है वो एक फिश की है, कुछ ऐसी सी फिश की पिक्चर है। और बाकी को अलग अलग से सिंबल से हैं, उनके जरिए ये लिखा करते थे जब कोई लेटेस्ट हुआ नहीं करते थे। इस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, इसको अभी तक डिकोड नहीं करा गया है। इसमें क्या लिखा गया है ये कोई भी नहीं जानता है कि अभी तक। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और खासियत बात है कि इन्हें जो कॉटन की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज थी। ना कि ये कॉटन का ट्रेड करते थे, कॉटन की प्रोडक्शन किया करते थे, बल्कि ये कॉटन के कपड़े भी बनाया करते थे। इन्हें टेक्नोलॉजी आ गई थी कैसे कॉटन को वीव करना है, कॉटन के कपड़े बनाना है। जबकि आप समझिए, अंग्रेज़ों को भी बाद में इंडिया ने ही समझाई थी कॉटन का यूज़। जब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे तो उन्हें कॉटन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। इंडिया ही सिर्फ अकेला कॉटन का प्रोड्यूसर था उस समय में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये वीडियो। आपको कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में इसके बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री से और भी जुड़ी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। और ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।